सो हेलो और वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि पिछली कुछ वीडियोस में ऑडियो प्रॉब्लम्स आ रही थी और उस चीज़ को मैंने नोटिस नहीं किया, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। बट आई विल मेक श्योर दैट आगे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, तो सबसे पहले डाल दीजिए इसमें टॉपिक भाग 4 का। और इसमें है अनुच्छेद 51A। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, कर्तव्य का प्रावधान, और इसमें मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। तो इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं जो हम लोग पहले, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब हमारा संविधान बन के कंप्लीट हुआ था तो उस टाइम तक हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को नहीं जोड़ा गया था। लेकिन आगे चल के सरकार के सामने कुछ ऐसी चुनौतियां आई या समाज में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर मौलिक कर्तव्य क्या है और इसे भारतीय संविधान में क्यों ऐड किया गया है। तो देखिए, अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्य ये भारत के हर नागरिक का एक ऐसा कर्तव्य है जो कि हर एक भारतीय को फॉलो करना चाहिए, यानी कि इन सब चीज़ों का सम्मान करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप इन चीज़ों का सम्मान नहीं करते हैं तो आप अपने संविधान का अपमान कर रहे हैं। तो आप मेक श्योर करिए कि इन चीज़ों का सम्मान करें और दूसरों को भी प्रेरित करें जिनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। तो चलिए सबसे पहले कुछ लिख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मौलिक कर्तव्य क्या है। तो देखिए, साल है 1976। और इसके पहले 1975-76 यहाँ पर क्या हुआ था, आपातकाल लगाया गया था। भारत में पहली बार इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी और इमरजेंसी के टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस की गई जो कि नैतिक रूप से एक्सेप्टेबल नहीं थी, यानी कि जैसे राष्ट्रध्वज का अपमान कर देना या किसी भी ऐसी चीज़ का जो हमारे देश की संस्कृति से संबंधित है, उन चीज़ों का अपमान करना क्या है, गलत है। और इसीलिए 1976 में एक समिति का गठन किया गया था और इसको बोला जाता है स्वर्ण सिंह समिति। और ये कब गठित की गई थी, साल 1976 में। और इसके सुझाव पर, जो इसने सुझाव दिए उसके आधार पर भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और इसको जोड़ने के लिए 42वां संविधान संशोधन किया गया था साल 1976। और इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, है ना। और एक चीज़ और लिख लीजिए कि इसका स्रोत क्या है, यानी कि मौलिक अधिकारों को हमारे देश में कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, तो वो रूस है। तो इसको रूस से अडॉप्ट किया गया है। इसमें एक चीज़ और लिख लीजिए, प्रारंभ में 10 ऐड किए गए थे, है ना। जब संशोधन किया गया था उस टाइम पे सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और फिर साल 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, और ये था 11वां मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली कि बैकग्राउंड क्या था, कैसे इन सब चीज़ों का निर्माण हुआ। और अब हम एक एक करके इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या कि मौलिक कर्तव्य क्या है। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नैतिक दायित्वों का एक समूह है। यानी क्या है, ये किसी भी व्यक्ति के नैतिक दायित्व होंगे, यानी कि इसको करना या ना करना उस व्यक्ति की नैतिकता पर निर्भर करता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक देशभक्त हैं और अपने देश के संविधान और उससे संबंधित प्रावधानों का सम्मान करते हैं, और जो कि हर एक देश के नागरिक को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य क्या है, ये एक तरह से एक नैतिक दायित्व है जो कि हर नागरिक को जरूर अपनाना चाहिए और इनका पालन करना चाहिए।
इसके बाद ओके, तो इसके बाद देख लेते हैं हम लोग जो 1976 में स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी। तो उस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कौन कौन से प्रावधान किए थे और उनमें से किन किन चीज़ों को हमारे संविधान में फिर जोड़ा गया था, वो चीज़ें यहाँ पर हैं। और इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं जिससे हमें इन चीज़ों को समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो इसको स्वर्ण सिंह समिति क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इनके अध्यक्ष थे उनका नाम था स्वर्ण सिंह। और ये 1976 में बनाई गई थी, इसलिए 1976 इसके साथ लिखा जाता है। ओके, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें प्रस्तावित की थी या क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी, वो चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इन्होंने यह सुझाव दिया कि संविधान में एक अलग अध्याय जोड़ा जाए, और इसीलिए संविधान में अध्याय जोड़ा गया कौन सा, भाग 4 का। ठीक है, तो इनके सुझाव के अनुसार भारतीय संविधान में अनुच्छेद भाग 4 का जोड़ा गया, और फिर इसके अंदर बहुत सारे प्रावधान किए गए मौलिक कर्तव्यों से संबंधित। इसके बाद है दूसरा, और इसमें क्या कहा गया है कि नागरिकों को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि अधिकारों का आनंद लेने के अलावा उनकी जिम्मेदारियां भी हैं, और संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से आप अपने मौलिक अधिकारों का आनंद लेते हैं और उनको लागू करवाने के लिए न्यायालय तक पहुंच जाते हैं, तो इसी तरह से आपका मौलिक कर्तव्यों का पालन करना भी एक जिम्मेदारी है और इसको हर एक नागरिक को फॉलो करना चाहिए। इसके बाद है तीसरा, और इसमें क्या कहा गया है, 1976 में केंद्र सरकार ने इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। तो यानी कि जो स्वर्ण सिंह समिति थी जिसका गठन 1976 में किया गया था, उसने सरकार को जिन जिन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए कहा था, तो उनको सरकार ने 1976 में स्वीकार कर लिया था। और इसके लिए उन्होंने 42वां संविधान संशोधन किया, और इससे संविधान में एक नया भाग जुड़ा, भाग 4A, और इसके अंदर एक एक करके मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। हालांकि इस समिति ने जिन जिन सुझावों को दिया था उनमें से सारे सुझावों को सरकार ने नहीं माना था, और इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। इसके बाद क्या है, नए खंड में केवल एक लेख अनुच्छेद 51A शामिल किया गया था। यानी कि मौलिक कर्तव्य के लिए एक अनुच्छेद जोड़ा गया अलग से, अनुच्छेद 51A। और हम लोगों ने पढ़ा था कि डीपीएसपी जो था अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक था, और अब मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51A, इसको अलग से जोड़ा गया था, जिसने पहली बार 10 आवश्यक नागरिक कर्तव्यों का एक कोड स्थापित किया। और इस अनुच्छेद में 10 आवश्यक नागरिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और फिर इसमें क्या हुआ कि समिति की कुछ सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया। मैंने पहले ही बताया आपको कि समिति ने जितने सुझाव दिए थे उन सारे सुझावों को सरकार ने नहीं माना, और उनमें से कुछ सुझावों को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्हें सरकार ने स्वीकार नहीं किया था, और इस प्रकार इन्हें संविधान में शामिल नहीं किया गया। और इनमें से कौन कौन से थे, सबसे पहला तो यह कि संसद ऐसे दंड या दंड को लागू करने का प्रावधान कर सकती है जो किसी भी कर्तव्यों का पालन करने से इनकार करने या किसी भी गैर अनुपालन के लिए उपयुक्त समझा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर आप अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, तो संसद इसमें क्या करती है, दंड का प्रावधान भी कर सकती है, और आपको मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने के लिए दंड दिया जा सकता है। तो ये एक सुझाव था स्वर्ण सिंह समिति का, जिसको सरकार ने मानने से इनकार कर दिया था, और उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी। एक या अधिक के उल्लंघन के आधार पर इस तरह के दंड या दंड को लागू करने वाले सभी कानून को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो यानी कि मौलिक कर्तव्यों का अगर आप उल्लंघन करते हैं और उसके खिलाफ अगर आपको दंड दिया जाता है, तो उसके खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते। इसमें एक प्रावधान ये भी किया गया था, और इसको भी सरकार ने मानने से इनकार कर दिया था। और इसमें एक चीज़ ये भी जोड़ी गई कि ना तो आप मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेंगे और ना ही संविधान के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करेंगे। इसके बाद करों का भुगतान करने, यानी कि जो टैक्स है उसको पे करना जो है आपका मौलिक कर्तव्य होगा, ऐसा प्रावधान किया गया था। करों का भुगतान करने के लिए नागरिकों के दायित्व को भी एक मौलिक कर्तव्य माना जाना चाहिए। तो ये चीज़ें थी जिसे सरकार ने नहीं माना था। ठीक है, अब देख लेते हैं ये कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हमें प्रदान करता है। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं जिन्हें इनका पालन हर भारतीय नागरिक को करना चाहिए। तो सबसे पहला है अनुच्छेद 51A। तो इसमें क्या कहा गया है, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों और राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करना। ये सब करना क्या होगा, किसी भी नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। इसके बाद है 51A(b), और इसमें कहा गया है उन महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना जिन्होंने हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरित किया। यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिन जिन आदर्शों को अपनाया गया था, तो उन सब आदर्शों का पालन करना और उनका सम्मान करना भारत के हर एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। इसके बाद है 51A(c), और इसमें बोला गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना
ये हर एक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा। और ये सब चीज़ें क्या है हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसके बाद है 51A डी, देश की रक्षा करना और ज़रूरत पड़ने या कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। और देश की रक्षा करने की बात अगर है तो इंटरनली और एक्सटर्नली, यानी कि इंटरनली क्या हो सकता है कि हम अपने देश के अंदर रहकर देश की रक्षा करें, वो कैसे? यानी कि जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं और जो भी हमारे देश की धरोहरें हैं उनकी रक्षा करें तो देश की रक्षा ऑटोमेटिक हो जाएगी। और जो एक्सटर्नली है, तो जो भी हमारे देश के एनिमी है, जो शत्रु देश हैं, उनसे हमारे देश की रक्षा करना है। और ज़रूरत पड़ने पर या कहे जाने पर, यानी कि अगर हमारी सरकार हमें ऐसा कहती है कि आप आके सेना में शामिल होइए और देश को अपनी सेवा दीजिए, तो हर एक देश के नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो आर्मी ज्वाइन करे और हर तरह से अपने देश की रक्षा करे। और सेवाओं से तात्पर्य सिर्फ आर्मी से नहीं है, कोई भी सेवा आपसे सरकार लेने के लिए अगर कहती है तो आपका ये मौलिक कर्तव्य होगा कि आप उन सेवाओं को सरकार को प्रदान करें। इसके बाद है 51A ई, और इसमें कहा गया है भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। ठीक है, यानी कि चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी भाषा से, किसी भी क्षेत्र या भारतीय देश के किसी भी भाग से हो, इन सारी विविधताओं के होते हुए भी सबको आपस में भाईचारे के साथ रहना है और महिलाओं का सम्मान करना है। और जो भी ऐसी प्रथाएं हैं, यानी कि अपमानजनक या कोई भी कुरीतियां हैं, उन सब प्रथाओं का त्याग करना, ये भी हर एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। इसके बाद है अनुच्छेद 51A(F), और इसमें बताया गया है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो भी हमारी संस्कृति है और जो भी विरासत है, सबको महत्व देना, उनका सम्मान करना और उनको संरक्षित करना, ये जो है देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य होगा। इसके बाद है 51A(G), और इसमें क्या कहा गया है कि वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना, उनकी रक्षा करना और उसमें सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, यानी कि एक तरह से प्रकृति को बचाने का और जानवरों के प्रति दया भाव रखने का आह्वान किया गया है इसमें। इसके बाद है 51A(H), और इसमें वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना, यानी कि अपनी सोच को जो है रूढ़िवादी सोच से बाहर आना है, मानवतावाद यानी मानवता को सबसे ऊपर रखना है, जांच और सुधार की भावना का विकास करना है, यानी कि कुल मिला के आपको अपने बौद्धिक विकास पर ध्यान देना है और उनके माध्यम से अपने कर्तव्यों का पालन करना, यानी कि एक तरह से अपने सोच में बदलाव लाना है और इसमें सुधार करना है और मानवता की भावना का विकास करना है। इसके बाद है 51A(1), सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। और सार्वजनिक संपत्ति क्या हो जाएगी, जो भी सरकारी संपत्तियां हैं वो सब सार्वजनिक संपत्ति के अंतर्गत आ जाएंगी। और हिंसा से दूर रहना यानी कि लड़ाई झगड़े, मारपीट, इन सब चीज़ों से दूर रहना है। और ये भी क्या है, मौलिक कर्तव्य होगा। इसके बाद है 51A(J), और इसमें बोला गया है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके, यानी कि अपने गतिविधियों द्वारा ऐसे प्रयास करना है जिससे देश की तरक्की हो और देश जो है उपलब्धि हासिल कर सके। ऐसा करना देश के हर नागरिक का कर्तव्य होगा। इसके बाद है 51A(K), और इसमें बोला गया है माता पिता या अभिभावक का अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के मामलों में, यानी कि जो माता पिता हैं उनका ये कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें और शिक्षा प्रदान करें। और ये जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। तो ये जो है हमारा मौलिक कर्तव्य भी है और मौलिक अधिकार भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका पालन हर एक भारतीय नागरिक को करना चाहिए। और इसको आप एक बार फिर से रिपीट करके एक एक चीज़ों को लिख लीजिएगा। ठीक है। और इसके बाद है भारत के मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं। यानी कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति हमारे देश में आता है तो उसको हम ऐसा करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, और यदि वह अपनी इच्छा अनुसार इसका सम्मान करता है तो ये अच्छी बात है। इसके बाद है ये न्यायोचित नहीं है, यानी कि इनका पालन न करने पर न्यायालय नहीं जा सकता, लेकिन इनका अपमान भी नहीं किया जाना चाहिए। और इसमें कहा गया है इस प्रकार इन्हें सीधे अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन अदालतें कानूनों की व्याख्या करते समय इन कर्तव्यों पर विचार करती हैं। इसे केवल संसद प्रणाली द्वारा लागू किया जा सकता है, यानी कि अगर भविष्य में संसद कोई कानून बना के ऐसा कर देती है
कि इस मौलिक कर्तव्य का पालन न करने पर ये दंड दिया जाएगा, तो ऐसा करना संभव है, लेकिन वर्तमान में ऐसी कोई भी प्रक्रिया या कानून लागू नहीं है। और इसके बाद क्या है, इनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं जबकि अन्य नागरिक कानूनी कर्तव्य हैं। ठीक है, यानी कि इसमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं जिनके उल्लंघन पर कोई दंड नहीं दिया जाएगा, और कुछ ऐसे नागरिक या कानूनी कर्तव्य हैं जिनके उल्लंघन पर सजा दी जा सकती है। उसके बाद है, ये भारत में विभिन्न संस्कृतियों के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे भारतीय जीवन पद्धति के संहिताकरण हैं। ठीक है, तो ये क्या है, विभिन्न संस्कृतियों के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि हमारे देश में जितनी भी संस्कृतियां हैं, तो ये क्या है, उन सब का एक समेकित स्वरूप है और उन सब चीज़ों का प्रतिनिधित्व भी करता है। यानी कि एक तरह से जीवन की पद्धति है, यानी कि एक तरह से लाइफ, भारतीय जो इंडियन लाइफ स्टाइल है उसको प्रदर्शित करता है। तो उम्मीद करता हूँ मौलिक कर्तव्य आपको समझ में आए होंगे, और इन सब चीज़ों को आप पढ़िए समझिए, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और किसी भी भारतीय नागरिक को इन सब चीज़ों का पालन करना चाहिए, और आप भी उनमें से एक हैं, तो आपको ज़रूर इन सब चीज़ों का पालन करना चाहिए और इनका सम्मान भी करना चाहिए। ठीक है, तो इस क्लास में बस इतना ही, और हम लोग अब अपनी अगली क्लास में मिलेंगे, और उसमें हम कुछ नई चीज़ों को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।